Hello everyone, welcome to Y Academy, and now this is the lecture of geometry. So in the previous lecture we have solved some questions, and in today's session we will solve some questions and along with some concept. Clear है? तो आज का कॉन्सेप्ट से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. देखो मैं कुछ खास कॉन्सेप्ट पर कुछ खास क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ. Everything cannot be covered, as I told you in previous lectures. Everything cannot be covered with these lectures, but we can make you all guys warm for your exam, and with the help of these lectures you can improve your study. Clear? Along with that, you guys also do your best with the help of these lectures. How can do your best? वो ऐसे हो सकता है कि जब आप इन लेक्चर्स को करेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन की अप्रोच या किसी कॉन्सेप्ट के अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं. पहली चीज. दूसरा क्या कि जब इस तरह के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ और भी चीजें हैं, तो अपनी किताबें आप खोलेंगे, उनको समझेंगे. ठीक है, चलिए. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में बड़े आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो उनके बीच में ए बी सी मान लो दो ट्राइंगल हैं. एक ट्राइंगल एबीसी है, एक है DEF. दो ट्राइंगल क्या है? ये सिमिलर ट्राइंगल है. क्लियर है ना? मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं कि ट्राइंगल ABC जो सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इनके बीच रिलेशंस आप सभी को मालूम है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन का रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, या corresponding sides are in proportion, and BC upon EF is equal to AC upon DF is equal to perimeter of this triangle, perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF. ये भी रिलेशन इक्वल होता है, इज इक्वल टू. इसमें कोई भी मीडियन ले लो, तो जिस साइड के करस्पॉन्डिंग मीडियन ले रहे हैं, और मान लो ये भी एक हमारे लिए मीडियन हो जाएगी, तो DAM अपॉन DN और मीडियंस इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हो, ट्राइंगल DEF, जो कि क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM अपॉन DN, AM अपॉन DN, दैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन भी होता है. दूसरा, इस पे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, एक ऑल्टीट्यूड इस पे ड्रॉ करो. मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, इसको नाम दिया P और इसको नाम दिया Q, तो AP अपॉन PQ, तो लिख सकते हैं ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP अपॉन DQ, AP अपॉन DQ. क्लियर है ना? चलो, ये ऑल्टीट्यूड हुआ और ये मीडियन हुआ. इसके बाद समझो, ऑल्टीट्यूड और मीडियन के बाद क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. इसी तरह से एक एंगल बाइसेक्टर हमने निकाला, इसको नाम दे देंगे TV. ठीक है ना? तो ये एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में इक्वल, इनके भी रेशियो इक्वल होंगे. तो AT अपॉन क्या हो जाएगा, DV. AT एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल DEF. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT अपॉन DV, AT अपॉन DV. क्लियर है ना? ये रिलेशन जो मैंने आपके सामने लिख दिए, इतने सारे रिलेशंस लिख दिए दो सिमिलर ट्राइंगल को लेकर के, अपने दिमाग में रख लीजिए. और सिर्फ कहानी यही नहीं खत्म होती, इतनी कहानी तो लिखी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
DEF क्या है, DEF इज इक्वल टू इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के स्क्वायर का रेशियो DE की पावर 2 इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF की पावर 2। अब जितनी चीजें आपने यहां लिखी हैं, मीडियन, ऑल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इन सब के स्क्वायर के रेशियो का रिलेशन इनके एरिया के इक्वल होगा। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू AM अपॉन DN का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP अपॉन DQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AT अपॉन DV का होल स्क्वायर। इस रिलेशन को भी आप लोग दिमाग में रखिए, क्लियर है ना? हाँ, तो समझ रहे हो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में इतनी बातें आप सभी लोगों को दिमाग में रखनी पड़ेंगी, क्लियर? ये जो मेरे रिलेशन यहाँ पे लिखा है, एक बार में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल खत्म हो गया। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल की जो खास कॉन्सेप्ट है वो यही, क्लियर है ना? अब पाइथागोरस थ्योरम यू ऑल नो गाइस, बहुत अच्छे से पता है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को मैं बताऊंगा नहीं कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसका प्रूफ वगैरह बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाने वाला है, क्लियर है ना? रिलेशन ही पूछे जाएंगे। उतनी चीज यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़े और रिलेशंस, थोड़े और क्वेश्चंस, चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, समझिएगा ध्यान से। चलिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीन क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रायंगल ABC, कॉमा perpendicular on BC, BC is hypotenuse, BC is hypotenuse and AC is, कॉमा लगा दो आगे, hypotenuse and AC is equal to 2AB and BD is equal to फाइंड करना है। ऑप्शंस दिए गए A, B, C and D। BC by 2, BC by 4 and BC by 3 and BC by 5। अब मैं जो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा, इसलिए रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने ऐसे रिलेशंस पढ़े हैं, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत होते हैं ऐसे रिलेशंस में। ध्यान से देखो, मान लो मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और B 90 डिग्री, इस पे एक परपेंडिकुलर मैंने इस पे ड्रॉ किया। इन्होंने प्रॉपर बोल दिया है कि BC हाइपोटेनस है, तो मैं BC को हाइपोटेनस लूंगा। BC हाइपोटेनस है तो इसको ये लूंगा और ये A पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ जो बोला वही काम करूंगा मैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूँ, ये भी 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे क्या? आप समझे ये कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बना हुआ है, इस वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो जो दो ट्रायंगल मिलते हैं इस हाइपोटेनस की दोनों साइड पे, एक ट्रायंगल ये मिला, एक ट्रायंगल ये मिला, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल है, किसके सिमिलर हो जाएगा, BAC सिमिलर हो गया, छोटे ट्रायंगल के ले लो, ABAC, तो A 90 डिग्री है, तो मैं यहां पर इसको नाम दो D। हाँ, तो BDA ट्रायंगल, BAC लिया मैंने, BAC ट्रायंगल जब लिया बड़ा वाला, तो इसके सिमिलर कैसे हो सकता है, देखो ये एंगल कॉमन हुआ दोनों में, B, तो B लिख लिया, और फिर 90 डिग्री एंगल हो गया BDA। A दोनों में 90 है, D इसमें 90 है, इसमें A 90 है बड़े वाले में, छोटे वाले में D 90 है, ठीक। ट्रायंगल BAC इज सिमिलर ट्रायंगल BDA, BDA देखो यहां पर
ये दोनों एंगल, ये एंगल 90 कॉमन हो गया, बी बी कॉमन, इसमें ए 90 है, इसमें डी 90 है, दो एंगल कॉमन हो जाए बस ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अब ये छोटा ट्राइंगल भी, ये सारे ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ट्राइंगल इसका ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसका ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, इसका ये थीटा, इसका ये थीटा, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल बी डी ए लिखा हुआ है, उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी, ये रिलेशन आपके सामने आ गया जो आपस में क्या है, इक्वल। यहां सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां पे इस क्वेश्चन के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है कि ये ट्राइंगल छोटा वाला बड़े वाले के कैसे सिमिलर है, और ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के कैसे सिमिलर है, ये आपस में कैसे सिमिलर हैं, ये आप देख सकते हो। इन ट्राइंगल्स को लेके बैठो, जिस तरह से मैंने जो सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस के हिसाब से चलो, आपको सारा सीन क्लियर हो जाएगा। तो जब इस तरह के रिलेशन आ जाते हैं तो मैं देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इन दो ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ, चलो इन दो ट्राइंगल को लेके चलोगे तो क्या जाएगा, बी ए अपॉन, मैं जब इन दो ट्राइंगल की बात करता हूँ, बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ए, दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए। ध्यान से रखना, एक चीज ध्यान से रखोगे, अगर मैं इसको ले लूं, इन दोनों को ले लूं, किन दोनों को, इन दोनों को लूं, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इंटू बी सी। मैं बस इस रिलेशन को लेने के लिए ये काम कर रहा हूं। मतलब देखो क्या हुआ, ए बी का रिलेशन किसके साथ आ गया, ए सी, सॉरी ए बी का रिलेशन किसके साथ आ गया, बी डी के साथ, और बी सी के साथ आ गया इसके माध्यम से। अब जरा देखो, एक मिनट के लिए फिर से देखो, अब मैं अगर इन दोनों को लेता हूं तो क्या होता है, देखो जरा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, सॉरी डी ए अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी। तो डी ए लिया तो इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है, ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है। देखो ये साइड मिल गई हमको, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, मिल गया यहां से रिलेशन। अब क्या करें, अगर मैं इसको और इसको ले रहा हूं तो क्या करेंगे, देखो जरा, तब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब देखो यहां पर ए सी ये दो मिल गए, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इस रिलेशन को, तीन रिलेशन मैंने यहां से निकाले हैं, इन तीनों रिलेशन को दिमाग से देखो। अगर मैं इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ लेता हूं तो रिलेशन होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी। अगर मैं इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर लेता हूं तो रिलेशन होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू बी सी। देखो सी डी इंटू बी सी, मेरी बात समझ में आई? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने रेड कर दिया, दो तीनों ही पॉइंट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। अब आप एक बात ध्यान से देखो कि इन्होंने हमसे बोला क्या है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि इन्होंने हमसे बोला क्या है। आइए देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। वो हमसे बोल रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, सॉरी ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। मैं अगर ए बी को एक्स, हाँ, अगर मैं ए बी को एक्स लेता हूं तो उसको मैं क्या ले लूंगा, 2x ले लूंगा। अगर मैं इसको 2x लूंगा तो इस ट्राइंगल में देखो जरा ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, √5x हो जाएगा। कौन सा, हाइपोटेनस BC। क्लियर है ना? अब हमारे पास तीनों साइड हो गई। इसको मैंने x लिया तो ये 2x, क्योंकि ये रिलेशन दिया गया था AC इज इक्वल टू ट्वाइस AB। इसको मैं क्या लेता हूँ, x लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? BD की वैल्यू फाइंड करनी, रुक जाइए आप लोग। बताइए BD किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। सर इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन सर इसमें आने के फायदे हैं क्योंकि इसमें DC भी आ रहा है और DC का हमें साइड पता नहीं है। लेकिन सर अगर हम इसको ले लेंगे ना तो BD आ रहा है और BC की लेंथ हमको पता है सर, और हमें AB की लेंथ भी पता है, तो ये लेना ज्यादा सही रहेगा, ये लेना ज्यादा सही रहेगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। AB का वैल्यू कितना बच्चों, ये x स्क्वायर हो जाएगा। BD का वैल्यू हमें फाइंड करना है, BD फाइंड करना है, छोड़ दो, ठीक है ना। DC का वैल्यू कितना है, √5x, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो BD इज इक्वल टू जो हमारे पास में आया, एंड दिस इज x अपॉन √5। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब रेशनलाइजेशन प्रोसेस से करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, √5 अपॉन
5। ठीक, अब मुझे बताओ जरा, इस √5 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से। इसको मैं BC लिख सकता हूँ, देखो जरा ध्यान से। BC BC कितना है, √5x, और ये कितना है, √5x, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन 5। ये रिलेशन किसके साथ आ गया, BD के साथ। BC अपॉन 5, दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से आपकी आंखें खुल गई होंगी। ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा ब्रॉड है बेटा कि यहां से सोचोगे तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ हर जगह से सोचना पड़ेगा। मतलब यहीं से सोचना पड़ेगा, मतलब इधर और इधर, पीछे आगे, पूरे दिमाग का यूज करना पड़ेगा। कहते हैं कि पूरा दिमाग का यूज करेंगे तब आपका काम होगा। आप सोचोगे चलते फिरते कर लो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को और अपने दिमाग के सारे तारों को खोलिए, और मैं आगे बात करता हूं क्वाड्रिलेटरल के कुछ। देखो, मैं ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए पहले से क्लियर कर रहा हूं आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत ब्रॉड चीजें हैं। अगर मैंने कुछ और भी छेड़ा तो यकीन मानो कि मैं ज्योमेट्री, लिटरली बताऊं, ज्योमेट्री आपको प्रॉपर 1 महीने की क्लास ज्योमेट्री की खाली करनी चाहिए, अगर आप ज्योमेट्री को वाकई में समझना और सीखना चाहते हैं। 1 मंथ क्लास अगर आप ज्योमेट्री की करेंगे, यकीन मानिए कि आपका ये, अगर तुम सोच रहे हो कि ज्योमेट्री खाली 10th तक है, गलत सोच रहे हैं। 11th में है, 12th में है ज्योमेट्री, तबीयत से है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका 11th 12th अच्छे से पकड़ में आएगा, और खाली 11th 12th नहीं आएगा, फिजिक्स भी पकड़ में आएगी। रफ कर दूं मैं इसको। चलिए क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या समझना है, देखो जरा। क्वाड्रिलेटरल्स में समझना ये है कि जैसे कि हमने बात करी क्या कि पहला पॉइंट देखो, जैसे कि मान लो एक ट्रेपेजियम आपको दिया गया है कुछ इस तरह से। हाँ, ठीक, ये ट्रेपेजियम ABCD दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे आपको, और मान लो इसका मिड पॉइंट ये M है और इसका मिड पॉइंट N है। इनके मिड पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। इसको नाम दिया A, इसकी लेंथ दी B। तो बोला गया ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट। तो हमसे बोला गया कि बताओ MN की लेंथ क्या होगी, तो MN इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, A प्लस B बाई 2 हो जाएगा। ये MN की लेंथ निकालने का तरीका है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इसी तरह से एक ट्रेपेजियम आपके सामने दिया जाएगा, ट्रेपेजियम दिया जाएगा, और मान लो ये पॉइंट्स आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं, या छोड़ो मिड पॉइंट की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे नाम A, B, C एंड D। मैंने इस डायगोनल को मिलाया, इस डायगोनल को मिलाया, ठीक है ना। मैंने इस डायगोनल का मिड पॉइंट ले लिया ये M, और इस डायगोनल का मिड पॉइंट ले लिया N। दोनों मिड पॉइंट को मिला लेंगे। इसकी लेंथ भी A है, इसकी लेंथ भी B। अब पूछा जाए कि MN की लेंथ क्या होगी, तो आंसर होगा A माइनस B बाई 2। ये निकलेगी MN की लेंथ। इस केस में क्या था, इन साइड्स की, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट दिए थे, यहाँ पे डायगोनल्स के मिड पॉइंट दिए गए हैं। किसके, यहाँ लिख सकते हो, व्हेन M and N are midpoints of AC and DB, AC and DB, AC and DB। AC और DB के क्या हैं, मिड पॉइंट्स है। AC और DB के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। तो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, और उस क्वेश्चन से आपके दिमाग के तार खुलेंगे और मजा भी बहुत कुछ आने वाला है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व। आई, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन देखो दिया गया हमें। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके सामने एक ट्रेपेजियम होगा, कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम है जैसा मैं बना रहा हूं। नाम देता हूं उसको मैं ABCD, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। एंड F और E, सब देखो बेसिक बेसिक थ्योरम आप सभी लोग जानते हो यार। सब बेसिक बेसिक थ्योरम ने मैं नहीं बताने वाला, जहां जहां से मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से करवा सकता हूँ वहां वहां से करवा रहा हूँ। एंड AB
पैरेलल टू BC पैरेलल टू AB, सॉरी क्या क्या लिख रहा हूं, AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC, ठीक है ना। चलो, और इसके साथ बोल रहे हैं वो DF अपॉन FA इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, कह रहे हैं। और इसके साथ साथ दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 128 एंड AB इक्वल टू 128 और DC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 56 गिवन है। क्या गिवन है? 56। तो कह रहे हैं फाइंड FE का वैल्यू फाइंड करो। अब आपके दिमाग में तुरंत गूंज रहा होगा, सर जी इसी कॉन्सेप्ट से कर दें आंसर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं नहीं, इस कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे हम लोग, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं करेंगे। चलो देखो भाई, हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें क्या करेंगे, डायगोनल DB को मिला देंगे, जो डायगोनल हमारा दिया हुआ है DB उसको मिला देंगे। देखो मैं इनको रफ करता हूं, आइए। मतलब ये रिलेशन जो मैंने लिखवाए काम के रिलेशन, इसको इससे मिला दो, मिला दिया। ये लाइन इसके पैरेलल है, दी हुई है, और ये पॉइंट हमको दिया गया है, इनका इनका दिया गया। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल देख रहे हो, इसको मान लो पॉइंट M, दिस पॉइंट इज, तो ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है ना, सिमिलर, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है इसके। जैसे ही आप बोलोगे तो ट्रायंगल DFM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAB, तब तुरंत बोल सकते हो DF अपॉन FA इज इक्वल टू FM अपॉन AB। DF कितना है, 3/5, DF अपॉन F 3/5 रेशियो दिया गया है। FM कितना दिया गया है, पता करना है FM। AB कितना है हमारे पास में, 128, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 128, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, FA क्यों लिखेंगे, DA लिखेंगे, DA, सॉरी सॉरी, DA लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 3 अपॉन, तो DF कितना है मान लो, तो ये 3x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो 3x अपॉन 8x लिखोगे जब ना, तो x x कैंसिल हो जाएगा। FM फाइंड करना है हमको, एंड AB कितना दिया गया, 128। चलो सॉल्व करते हैं। FM इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 × 128 अपॉन 5, कट करेंगे, सॉरी नीचे 8 लिखना था, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, कट गया। FM इज इक्वल टू 48 आ जाएगा, ये FM की वैल्यू आई। इतने पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। इतने निकालने, फिर से ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ये ट्रायंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल देखो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा मुझे बताओ, जो रेशियो, एक बात और ध्यान से लिख सकते हो ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना कि DM अपॉन क्या लिख सकते हैं आप इसको, BM, DM अपॉन लिख सकते हैं आप DB लिख सकते हैं, DM अपॉन DB, और DM अपॉन DB इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ वही रेशियो बनेगा, 3/8 का रेशियो है कि नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ कौन सा ट्रायंगल की, इस वाले, इनके ट्रायंगल की, ट्रायंगल BEM सिमिलर टू ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, रिलेशन लिखा जा सकता है BM अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, BD, BM अपॉन BD लिख सकता हूँ मैं, और BM अपॉन BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ME अपॉन CD लिख सकता हूँ। अच्छा BM और DM, अच्छा मुझे बताओ DM कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, DM हो जाएगा 3y, और DB कितना हो जाएगा पूरा 8y, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की 8y हो जाएगा। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना इस तरह से कि DM इज इक्वल टू 3y एंड DB इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 8y। तो मुझे कोई बताएगा कि BM इज इक्वल टू कितना होगा, तो BM इज इक्वल टू होगा 8y माइनस का 3y, दैट इज 5y। तो BM इज इक्वल टू 5y और BD इज इक्वल टू 8y एंड दैट इज इक्वल टू ME कितना है, ME फाइंड करना है। CD कितना है, CD निकालो, अरे CD निकालो यार, CD कितना है 56, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं, y से y कैंसिल, सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करके देखो जरा यहाँ पे,
ME इज इक्वल टू 56 इंटू 5/8, 8 7 जा 56 मतलब 35। ME का वैल्यू 35 हो गया। फाइंड करना है हमको क्या, EF। EF इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ MF प्लस ME। MF को FM भी कह सकते हैं क्योंकि FM का वैल्यू निकाला है 48 और प्लस 35 कितना आया, 8 5 13, 4 3 7 1 8। 83 इज द वैल्यू ऑफ EF। 83 इज द वैल्यू ऑफ EF। चलो अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जो कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ डिस्कस होना ज़्यादा जरूरी है। आइए, कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये तो ठीक है भाई, सबको समझ में आ गया, रफ कर दिया जाए। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना चाहता हूँ। इन सब कॉन्सेप्ट को पकड़ के लिखते रहिएगा आप लोग। किताबें घर से खोल के जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबके दिमाग के तार खुल जाएंगे तभी खुलेंगे। अगर आप घर से किताबें खोल के नहीं जाओगे तो यकीन मानो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होने वाली है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट की, हैशटैग डालिए कि मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दी गई, इस पे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये, इसको छोड़ दो मिनट के लिए, ये परपेंडिकुलर है और कुछ इस तरीके से फिगर दिया गया है और ये इसको ज्वाइन करता है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया गया। इसको नाम दिया गया AB, इसको नाम दिया गया CD, इसको नाम दिया गया PQ, ठीक है ना। इसको नाम दिया गया A, इसको नाम दिया गया B, और यहां से यहां तक की जो इसको नाम दो PQ की जगह इसको नाम दो MN और इसको नाम दो P। तो P की जो डिस्टेंस होती है दैट इज AB अपॉन A प्लस B, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ P। ये रिलेशन होता है और ये रिलेशन आपके दिमाग में होगा, आपने ऐसा प्रूवमेंट भी किया होगा, जहां तक मैं जानता हूं आपने ऐसा प्रूवमेंट भी किया होगा। तो इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो ऐसा आता है इसमें, जैसे क्वेश्चन इसमें आया तो कैसा आया देखो, आपके सामने में इसी तरीके से एक फिगर दे दिया गया, जो इसमें परपेंडिकुलर इसमें आ रहा है, इसको वर्टेक्स में आ रहा है, इससे एक परपेंडिकुलर ये आ गया, इसको नाम दिया गया AD और ये नाम दिया गया EF, इसको नाम दिया गया GH, ठीक। ये दी गई 18 और ये दी गई 12 और वो कह रहे हैं कि ये दी गई है 6। तो कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल FAH। FAH का एरिया फाइंड करिए आप, ट्रायंगल FAH का एरिया फाइंड करो। FAH का एरिया क्या होता है समझ लो। FAH का जो एरिया होता है उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो जरा ध्यान से। इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है, ये भी परपेंडिकुलर है इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब करना ये है कि आपको रिलेशन दिया गया, मान लो ये कितना दिया गया, इसके अकॉर्डिंग A, इसके अकॉर्डिंग क्या है ये B, इसको नाम दे रहा हूं मैं P, इस परपेंडिकुलर को मतलब। तो आपको पता होना चाहिए AD इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है याद करो, P इज इक्वल टू AB अपॉन A प्लस B। अच्छा, P का वैल्यू कितना है पता करना है, AB कितना है 12 इंटू 18 अपॉन A कितना है 12 प्लस 18, मतलब ऊपर कितना आया अपॉन ये 30 आ गया, डेसिमल डालेंगे 21.6/3, 7 जा 0.2, तो बेटा P इज इक्वल टू आ गया 7.2, दैट इज इक्वल टू एक्चुअली AD। तो AD का जो वैल्यू आया हमारे पास में वही आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है 1/2 बेस, बेस क्या है FH, हाइट क्या है AD, 1/2, 1/2 रखेंगे, FH कितना है FH 6, AD कितना है, AD हमारे सामने दिया है 7.2, 2 3 जा 6, 3 2 6 21, 21.6, 21.6, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 3 2 जा 6 होता है, सही तो है, 2 3 जा 6 है, ठीक। तो 2 3 जा 6 तो 21.6, ये हमारे साथ में क्या आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आ गया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल।
एक मिनट देख लेता हूँ मैं, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सही है। एक मिनट को, आंसर तो मेरे ख्याल से ये कुछ इन्होंने अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट बेटा रुकिएगा जरा। 7.2, ठीक है, एडी का वैल्यू हमारे पास में आ गया 7.2, और 7.2 को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो 7.2 एडी का वैल्यू रख रहे हैं, 1/2 बेस कितना है 6, 2 3 6, 3 2 6, 3 7 21, ठीक है भाई, जवाब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आंसर सही आ रहा है, ठीक है, ठीक ठीक, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा मुझे लगा शायद गड़बड़ सा है, ठीक है। हाँ, तो देखो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है ये भी, रिलेशन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग मीडियंस की, मीडियन ऑफ ट्रायंगल की। नेक्स्ट क्लास में हम सर्कल ही डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट क्लास पे सर्कल डिस्कस करेंगे बस, और वहीं से हम लोग पूरी बात खत्म करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या है ये, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है, कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, एबीसी एक ट्रायंगल है, जिसमें जो एडी है दैट इज मीडियन। ये क्या है बच्चों, ये मीडियन है। तो अगर ये मीडियन है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, ध्यान रखो मीडियन जो होती है, मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ये बात आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो जान लो। अच्छा, इसी में दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि मान लो कोई एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, इस पैरेललोग्राम को मतलब एबीसी में एक पैरेललोग्राम ले रहा हूं, तो एबीसी में मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक, और इस पैरेलल लाइंस में जो ये पैरेललोग्राम बना हुआ बीसी बना हुआ है, और ट्रायंगल बीसी बीसी बना हुआ है, और ट्रायंगल का वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमेशा होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होता है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से, क्लियर है ना। हाँ, दूसरा क्या है कि इसी में एक बात और देख लो कि मान लो जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम ऐसा लिया हुआ है, या मैं कह दूं दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, ऐसे ऐसे ये पैरेलल है, एक पैरेललोग्राम ऐसा बना हुआ है, इसको नाम दिया गया ABCD, और दूसरा पैरेललोग्राम मैंने ऐसा बना दिया, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है मान लो, ये भी एक पैरेललोग्राम, इसको PQ बोल दिया गया, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइंस तो पैरेलल चल ही रही हैं दूसरे के, ठीक है ना, और ये वाली लाइन इनके पैरेलल है, ठीक है ना। तो दो पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम का बेस जो है एक जगह वो क्या है, सेम है, और दोनों पैरेलल सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP, ABPQ। ये रिलेशन आपके लिए दिया गया है, ठीक।
चौथी बात क्या होती है कि मान लो मैं कह रहा हूं एक पैरेललोग्राम ऐसा बना हुआ है, या मैं कह दूं कुछ इस तरीके से, मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं कुछ इस तरह से, मैंने एक पैरेललोग्राम यहां बनाया हुआ, ये ए बी सी एंड डी, ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल, एल और एम, एल पैरेलल टू एम गिवन है। एक दूसरा पैरेललोग्राम आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक, इसको नाम दिया मैंने पी क्यू आर एस, ठीक। दो पैरेललोग्राम आपके सामने, इन्होंने बोला कि जो ए बी है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, पी क्यू के क्या है, इक्वल। अब इस केस में इसका बेस इसके इक्वल, क्लियर है ना। जब ऐसा होगा तो आप बोल सकते हो कि तब भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, क्योंकि उनके बेस क्या है, इक्वल। बेस अगर इक्वल या सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे इक्वल है बेस, इन सारे केसेस में एरिया इक्वल होता है। इस रिलेशन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और इस पे करने वाले हैं हम लोग एक क्वेश्चन, इस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो इस पे शाहू काफी सारे क्वेश्चन, काफी टाइम उसने इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे शाहू ने क्वेश्चन पूछा है, शाहू ने इस कॉन्सेप्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आइए चलिए देखिए, समझिए। क्वेश्चन लेते हैं एक बहुत बढ़िया सा। पहला क्वेश्चन तो हम लोग लेंगे कुछ इस तरह से, देखो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, इन ट्राइंगल ABC, D is the midpoint of BC, D is the midpoint of BC. Find E and and E is midpoint of line AD, of line AD. तो कह रहे हैं फाइंड करो, फाइंड रेशियो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is to area of triangle ABE, ये E is to area of triangle ABC, इसको फाइंड करना। मान लो ये ट्राइंगल आपको दिया गया है इस तरह से, मैंने ABC एक ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट है, मतलब ये मिड पॉइंट अगर D है, A से मिलाओगे तो दिस इज कॉल्ड मीडियन, ये कहलाएगी मीडियन, क्या कहलाएगी, मीडियन। और E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E कोई मिड पॉइंट है इसका, इसका E क्या है, मिड पॉइंट, ये होगी मीडियन, ठीक। E मिड पॉइंट है तो B से E को मिला दो, ये भी कहलाएगी मीडियन, ये कहलाएगी मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABE, और ये है मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, दोनों मीडियन है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सर मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, तो मैंने मान लिया पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 100x है, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल ABC को क्या लेके चलो, 100x, ठीक, 100x डिवाइड कर लिया। तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 50x, भाई 50x इसका हो गया और 50x इसका पूरे का हो गया। अब आपको फिर से कह दूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 50x होगा, तो इस ट्राइंगल की मीडियन ये है, इस ट्राइंगल की मीडियन ये है BE, तो BE डिवाइड्स ट्राइंगल ABD into two triangles of equal area, therefore area of triangle ABE, ये triangle is equal to area of triangle BED, BDE, BD। तो बताओ मुझे, therefore area of
ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा 50 है, इसका आधा करोगे तो 25 ये हो जाएगा और 25 ये हो जाएगा x। क्लियर हुआ ना, इसका 25 x हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, पूरे ट्राइंगल ABE का एरिया कितना है 25x, ABC का एरिया कितना है 100x। सॉल्व करेंगे तो x x कैंसिल, 25 4 जा 100, दिस इज इक्वल टू 1:4। तो रेशियो आ गया 1:4, दैट इज द आंसर। क्लियर है ना, हाँ समझे, ओके। चलिए, तो ये बातें थी, एक क्वेश्चन मैं इसका और करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होने वाली है सर्कल और सर्कल के टेंजेंट पे, दैट वुड बी लास्ट क्लास, वो लास्ट क्लास होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।